रिलीफ एंगल की जो हम बात कर रहे थे, तो रिलीफ एंगल आपका कास्ट आयरन के लिए 4 से 7, ब्रोंज के लिए 4 से 7 प्राइमरी है, 3 से 5 सेकेंडरी, ब्रास के लिए 10 से 12 और 3 से 5 सेकेंडरी, एल्युमिनियम के लिए 10 से 12 और सेकेंडरी 3 से 5। तो ये हाई स्पीड स्टील के लिए रहे। इसके बाद दूसरे रिलीफ एंगल के बाद आता है रैक एंगल। रैक एंगल क्या है? कटर के दांत के फेस से और कटिंग एज से गुजरती हुई रेडियल लाइन के बीच में एक डायमीट्रल प्लेन से मापा गया कोण ही रैक एंगल होता है। देखो एक डिफिनेशन है, कटर के दांत के फेस से और कटिंग एज से गुजरती हुई रेडियल लाइन। रेडियल लाइन क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो कार्य पूरा हो रहा है वो एज ए सरकमफेरेंस के द्वारा ही हो रहा है। ये इसके बाद और इसके बीच में ये काल्पनिक जो होती है रूट डायमीटर से ऊपर और आउट डायमीटर के बीच में, ठीक है, जो डायमीट्रल पिच होती है उसी के ऊपर इसको जब हम मेज़र करते हैं तब जो है कि ये रैक एंगल जनरेट होता है। हार्ड मेटल के लिए कम रखा जाता है और सॉफ्ट मेटल के लिए अधिक रखा जाता है। और हाई स्पीड स्टील के लिए ये जो रैक एंगल है 5 डिग्री से लेके 10 डिग्री, और आपका कार्बाइड टूल के लिए 3 डिग्री से लेके 5 डिग्री। इसके बाद आपके आते हैं टाइप्स ऑफ रैक एंगल। जो टाइप्स ऑफ रैक एंगल है वो क्या है भाई? पहला है हमारा पॉजिटिव रैक एंगल। पॉजिटिव रैक एंगल में क्या है? दांत के फेस कटिंग एज के से रेडियल लाइन पर अंदर की ओर झुका हुआ बनाया जाता है। का मतलब अगर कटिंग एज अंदर की तरफ झुका होगा तो वहां पर पॉजिटिव रैक एंगल काम करेगा। इससे कटिंग एज जो होता है हमारा शार्प बन जाता है। लेकिन एक डिसएडवांटेज होता है कि जो हमारा कटिंग एज होता है वो उसकी मजबूती कम हो जाती है। नेक्स्ट आपका जो नेगेटिव रैक एंगल हमारा है, नेगेटिव रैक एंगल में इसके दांते के फेस कटिंग एज की रेडियल लाइन पर अंदर की ओर झुका होता है। वो बाहर की तरफ झुका था या अंदर की तरफ, तो हो क्या रहा है? इसमें कटिंग एज कम शार्प होगा लेकिन इसकी जो मजबूती है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसके बाद आपका आता है लिप क्लियरेंस एंगल। अभी दो हमने रिलीफ पढ़ लिया, रैक के बाद या लिप एंगल। दांत के फेस और लैंड के अंतर्गत कोण को लिप क्लियरेंस कहते हैं। जो फेस होगा और लैंड होगा उसके बीच में जो एंगल जनरेट होगा वो आपका लिप क्लियरेंस एंगल होगा। इसमें कटिंग एज की मजबूती का पता चलता है। लिप क्लियरेंस एंगल ही आपको बताता है कि इसका जो कटिंग एज है वो कितना मजबूत है। इसके बाद हमारा आता है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल क्या है? यह कोण कटिंग एज की लाइन तक कटर के अक्ष के से गुजरते प्लेन के मध्य बनता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपने इस तरह से काम कर रहे हैं और ये हमारा जो एक्सिस है ये, इसके बाद यहाँ से ये जो एंगल्स आपको बन रहे हैं ये कितने डिग्री जनरेट हो रहे हैं, यही हमारा हेलिक्स एंगल बताता है। यह कोण हेलिक्स टीथ कटर पर ही पाया जाता है। इसके बाद हमारा आता है अब टाइप्स ऑफ कटर। ठीक है, अब इन सारे कटर्स में आपने देखा कि ये सारे जो कटर्स के इमेज हमने दिखाया था, ये कटर्स कौन कौन से हैं और कौन कौन से इन कटर का काम है। तो पहला हमारा यहाँ पर देखो आप, टाइप्स ऑफ मिलिंग कटर्स में पहला है हमारा प्लेन मिलिंग कटर। ठीक है, प्लेन मिलिंग कटर में इसके परिधि पर कटिंग एज बने होते हैं। टीथ इसके सीधे या हेलिकल में होते हैं। लाइट वर्क के लिए इसका यूज करता है। इसका जो डायमीटर होता है वो 16 से लेकर के 160 mm में पाया जाता है। इसकी जो थिकनेस होती है वो 20 से लेके 160 mm में होती है। और इसको जो है कि हम स्लैब मिलिंग कटर के नाम से जानते हैं। इसका उपनाम
ये जो है कि स्लैब मिलिंग कटर्स है। इसके बाद आपका आता है इसकी जो ब्रेथ, फेस की जो ब्रेथ होती है वो 20 mm होती है। इसका जो हेलिक्स एंगल होता है वो 25 डिग्री से लेके 45 डिग्री होता है। हेलिक्स एंगल कहाँ इसमें जनरेट होगा, इसके एक्सिस को अगर हम सीधा कर दें, इसके एक्सिस से हम एक लाइन खींच दें, तो ये जो कटिंग की एज बन रही है और इसके बीच में जो इस लाइन आपका एंगल जनरेट होगा वो हेलिक्स एंगल हो जाएगा। इसमें फिनिशिंग अच्छी होती है। ठीक है, तो ये आपका प्लेन मिलिंग हुआ। प्लेन मिलिंग के बाद आपका साइड मिलिंग। साइड मिलिंग कटर में क्या होता है, इस कटर में कटिंग एज कटर की परिधि और साइड पे बने होते हैं। ठीक है, साइड मिलिंग जो हमारा है इसकी सरकमफरेंस और इसकी जो साइड होगी इसके ऊपर बना होगा। 50 से 200 mm डायमीटर में ये पाए जाते हैं। इसके बाद आपका इसकी जो थिकनेस होगी वो 5 से 32 mm तक होता है। इसके बाद प्लेन साइड मिलिंग कटर। ठीक है, कटर की परिधि पर सीधे दांत बने होते हैं, दोनों साइडों पर साइड टीथ बने होते हैं। ये जो प्लेन है। दूसरा आपका हाफ साइड मिलिंग कटर। हाफ साइड जो मिलिंग कटर है इसकी बॉडी पर सीधे या हेलिकल टीथ कटे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो कटर्स आता है स्टैगर्ड टीथ साइड मिलिंग कटर। स्टैगर्ड का नाम आप सुने हैं, जस्ट लाइक जिगजैग है। कटर की बॉडी की परिधि पर बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर अदल बदल कर दांते कटे होते हैं। मतलब एक इधर होगा तो दूसरा इधर होगा, एक ऐसे होगा तो एक ऐसे होगा। इस कटर से आसानी से गहरे कट लगाए जा सकते हैं। कहने का मतलब है गहरे कट क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें आपको चिप्स भी निकलता है आराम से और एक कटिंग का कार्य भी करेगा, हीट कम जनरेट होगा। इसके बाद हमारा आता है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग का मतलब ये है कि दो एंगुलर कटर को हम क्या करते हैं, एक साथ मिला देते हैं। ठीक है, इस कार्य को दो हाफ साइड मिलिंग कटर्स या दो स्टैंडर्ड टीथ साइड मिलिंग कटर को आपस में जोड़ करके इंटरलॉक कर दिया जाता है। ठीक, ये आपस में जोड़ने से इंटरलॉक हो जाते हैं और भी शेप का अगर कोई ऑपरेशन करना है तो ये आराम से इससे किया जा सकता है। इसके बाद आपका आता है एंड मिल कटर। इस कटर कटिंग इसका कटिंग इसकी बॉडी की परिधि और फेस पर बना होता है। एंड मिल जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आपको ये कटर आपको यहाँ पर देखिए, ये आपके जो कटर्स हैं ये एंड मिल कटर है। इसके फेस के ऊपर भी टीथ कटा हुआ है और साइड में भी टीथ कटा हुआ है। इससे बनता क्या है, यहाँ पर इसका स्लैट काटना, सुराख, प्रोफाइल मिलिंग के लिए ये यूज कर सकते हैं। इसके बाद सैंड एंड मिल कटर। सैंड एंड मिल कटर हम क्या करते हैं इससे, सैंड एंड मिल कटर ये जो होता है बाकी कटर से बड़ा होता है। इसको आर्बर की सहायता से प्रयोग किया जा सकता है। ये 40 से लेके 160 mm डायमीटर में पाए जाते हैं। इसके बाद आपका इसकी जो ब्रेथ होती है, इसकी जो चौड़ाई होगी वो 32 से लेके 63 mm तक होती है। इसकी जो बोर साइज होती है वो 16 से 50 mm होती है और इसका जो टीथ होता है वो स्ट्रेट या हेलिकल में हो सकता है।